हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम का जो फुल प्रिपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने अपनी 5 क्लासेस अभी तक कर ली हैं। और हम आपका जो सब्जेक्ट चला रहे हैं इस वाली जो प्रोग्राम है वो ज्योग्राफी है, और उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा 6वां लेक्चर है और कल हमने 5वें लेक्चर में बात की थी जो मध्य हिमालय और शिवालिक की। उसी लेक्चर में हमारा जो पूर्वांचल हिमालय रह गया था वो हम आज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल मैदान के बारे में चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो कल का जो आपका पूर्वांचल हिमालय का जो आखिरी आपका पोर्शन बचा हुआ है हिमाचल हिमालय का या पूर्वांचल हिमालय का, तो उसको जान लेते हैं। पूर्वांचल हिमालय में क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानने वाली हो सकती हैं क्वेश्चन के लिए। तो पहली बात तो आपको मैं मैप के जरिए बता दूँ एक चीज़ कि ये आपका सिक्किम हो गया। तो यहाँ से ऐसे जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इस तरीके से चीज़ें जैसे हैं, तो इस तरीके से मैप पहला ये नॉर्थ ईस्ट का बना लेते हैं। अब चूँकि आपको एक बात जानने वाली है, पूर्वांचल हिमालय के मामले में हमें जो क्वेश्चन में जानने की चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली बात, यहाँ पे आपका कौन सा देश है, तो म्यांमार है, आपका म्यांमार देश है। ये इधर आपका इंडिया हो गया। तो ये दोनों जो एक हिमालय है और ये आपका म्यांमार है, ये दोनों जब क्या कहते हैं, जब एक दूसरे के पास आ रहे थे तो क्या हुआ कि इनमें बलन पड़ा, और बलन पड़ने की वजह से इस तरीके से हिमालय की संरचना बनी। तो इस तरीके से संरचना बनी, और ये जो संरचना है यही आपकी कौन सी कहलाती है, यही आपके पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। तो यही आपका कौन सा है, पूर्वांचल हिमालय है। इसको आपको याद रखना है कि वो कौन सा है, ये पूर्वांचल हिमालय है। सॉरी पूर्वांचल हिमालय है। तो ये आपका पूर्वांचल हिमालय हो गया। अब इस किस तरीके से बना, तो ये भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के मिलने से अभिसरण से बना है। अभिसरण किससे बना है, ठीक है, ये आपको जानने वाली बात है। कैसे बना है, अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस से बना है, कन्वर्जेंस से बना है। और कन्वर्जेंस का मतलब आप जानते हैं, जब दो प्लेटें या दो कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस या अभिसरण बोलते हैं। अब इस जो आपका पूर्वांचल हिमालय है, इसमें कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी जो है आपके लिए चोटियाँ हैं जानने वाली, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली इस पूरी संरचना को पटकाई पहाड़ियाँ बोलते हैं, पटकाई पहाड़ियाँ बोला जाता है। लेकिन क्योंकि अलग अलग राज्य हैं यहाँ पे, तो राज्यों के मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेके इतना बड़ा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके नीचे आपका नागालैंड आ जाता है, और फिर इसके नीचे आपका मणिपुर आ जाता है, तो मणिपुर, और फिर इसके नीचे जो आपका मिजोरम है। तो इस तरीके से 4 राज्य हैं। तो अलग अलग राज्यों में इन पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक और स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि क्या क्या नाम जाने जाते हैं। तो आपका मैं फिर से मैं बनाता हूँ। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर ये आपका मणिपुर और मिज़ोरम, और फिर ये त्रिपुरा, और फिर इस तरीके से बांग्लादेश के स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं। तो अब देखिए क्या है कि जो इतना जो आपका पहाड़ है, यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी किस नाम से जानी जाती हैं, तो पटकाई पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। ये आपकी पटकाई पहाड़ियाँ हो गई। फिर इसके नीचे नागालैंड है, तो उसमें नागा पहाड़ियाँ इसको नाम दिया जाता है, तो ये नागा पहाड़ियाँ हो गई। फिर इसके पीछे नीचे मणिपुर आ जाता है, तो इसको फिर मणिपुर पहाड़ियाँ बोला जाता है, ठीक है। और फिर ये मिजोरम पहाड़ियाँ, मिजोरम है तो मिजोरम पहाड़ियाँ, यानी इनको मिजो पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो मिजो पहाड़ियाँ, डैश का मतलब आप सभी जानते हैं कि ये पहाड़ियों को दर्शा रहा है, ठीक है। या मिजो पहाड़ी को एक और नाम से हम बुला सकते हैं, इसको लोसाई नाम से भी जानते हैं। तो लोसाई हिल्स या लोसाई पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से इनके कई सारे नाम हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस जो लोसाई या मिजो पहाड़ी है, इस पर एक चोटी है, इस पर एक चोटी है जिसका नाम आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा सकती है। तो इसका क्या नाम हो सकता है, कि इसका नाम है फेंग पुई चोटी। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं आपका कौन सा, तो बिलू माउंटेन। तो बिलू माउंटेन के नाम से या फेंग पुई माउंटेन के नाम से इसको, इस चोटी को जानते हैं, जो किस पे है, तो वो मिजो पहाड़ियों पे है। अब हम बात करते हैं कि एक और पहाड़ी आपके लिए जानने वाली है जो नागालैंड में है। तो यहाँ पे एक सारामती जो है चोटी, वो एक चोटी है सारामती। ये आपके क्वेश्चन में 1-2 बार पूछी गई है, वो आपको याद रखनी। सारामती एक चोटी है नागालैंड की। तो सर्वोच्च चोटी आपके नागालैंड की कौन सी है, सारामती पीक जो है वो आपकी ये है, सारामती। तो इस तरीके से पूर्वांचल से संबंधित जो आपकी पहाड़ियाँ, जो आपकी चोटी हो सकती हैं, वो सारी आपकी हो गई। तो ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, जिसमें आपकी फेंगपुई या बिलू माउंटेन है। इधर आपकी ये जो आपकी सारामती है। तो आपको 2 चोटियों के नाम रखने याद है। अब हम आगे बात करेंगे अपने उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बना, कब बना। तो मैं अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका क्वार्टरनरी पीरियड में बना था। तो पहली बात इसको जान लेते हैं कि एक तो ये किस पीरियड में बना, तो एक प्लीस्टोसीन काल में बना था।
उस टर्सरी क्वाटरनरी के काल का उस एक भाग है ये प्लीस्टोसीन, और इसके बाद जो टाइम आता है वो होलोसीन आता है। तो प्लीस्टोसीन किसका पार्ट है? तो ये क्वाटरनरी का पार्ट है। तो क्वाटरनरी का पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्वाटरनरी काल में मरुस्थल बने थे, विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान बने थे। तो उसी के एक भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लीस्टोसीन बोलते हैं। तो प्लीस्टोसीन काल में ही इसका निर्माण हुआ, गंगा के मैदान या उत्तरी विशाल मैदान का। अभी ये किस स्ट्रक्चर में कहाँ पे बने थे, इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप इसको बताएंगे कि आपका जो भू अभिनति का जो एरिया होता है, यानी कि यहाँ पे एक पहाड़ है आपके और इधर भी पहाड़ है, फिर यहाँ पे जो आपका जो घाटी टाइप का होता है, जब इसमें अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी एरिया को आपका भू अभिनति एरिया बोलते हैं। या ये मान लीजिए कि पहले तैतीस सागर था, फिर उसमें से पहाड़ बने, उसके जो दक्षिण में जो घाटी टाइप का जो एरिया बचती है, ज़मीन बचती थी, उस पर जब अवसाद इकट्ठे हुए, नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए, और ये आपका प्रायद्वीपी भारत था। तो प्रायद्वीप भारत से भी नदियाँ गईं और इधर से नदियाँ आईं। तो इनसे जो अवसाद लाए गए, अवसादों ने जब यहाँ पे मिट्टी अवसाद इकट्ठे हुए, जो मैंने आपको बताया था कि अपक्षय, अपर्दन और फिर निक्षेपण। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो निक्षेपण की हो रही है। जब नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया और यहाँ छोड़ दिया गया तो उसको निक्षेपण प्रोसेस बोलते हैं। इससे जो मैदान बने वो आपके उत्तरी विशाल मैदान बने। तो ये जो जगह कहलाई वो जियोसिंक्लाइन कहलाई। तो आपको ये याद रखना है कि जियोसिंक्लाइन आपको याद रखना है। तो जियोसिंक्लाइन में इनका निर्माण हुआ है, और कौन से समय में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब इसमें क्या और जानने वाली बात है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ बना के। जैसे आपका ये ट्रांस हिमालय, फिर आपका ये ग्रेट हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, और फिर आपका ये मैदान, इस तरीके से चीज़ें बनी। और ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है, ये आपका शिवालिक है, बाकी हिमालय ये पीछे आपके जैसे जैसे हैं। अब चूँकि इधर से जो नदियाँ आई और इधर से नदियाँ आई, तो इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी को, अवसाद को इकट्ठा कर दिया, और फिर जो ये जगह बनी वो आपके मैदान बन गए। तो यही आपके उत्तरी विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान का स्ट्रक्चर है ये। तो यही आपके क्या है? उत्तरी विशाल मैदान है। अब इन जो मैदान बन गए हमारे उत्तरी विशाल मैदान, इनके बारे में क्या क्या जानने वाली चीज़ें हैं? तो पहली बात इनके बारे में जाननी है कि ये क्षेत्रफल में कितना है। तो क्षेत्रफल इनका आप लिख लीजिए, इनका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इतना इसका जो है एरिया है। लंबाई की अगर पूछता है तो आपका लेंथ कितनी होगी इसकी, तो लंबाई आप कितना लिखेंगे? तो इसका 3200 जो है इसकी लेंथ है, 3200 किलोमीटर में इसकी लेंथ है। चौड़ाई भी अगर पूछ सकता है आपको, तो चौड़ाई अगर बात करें, वैसे पूछता नहीं है, लंबाई आपको याद रखनी है, चौड़ाई भी आप याद रख लीजिए कि 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैले हुए हैं उत्तरी विशाल मैदान। इसके साथ ही चूँकि उत्तरी विशाल गंगा यमुना और इनकी सहायक नदियों का जो मैदान है इसके लिए फेमस है, तो इसीलिए इनको भारत का अन्न का कटोरा भी बोला जाता है। भारत का अन्न का कटोरा, भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए याद रखने वाली बात होगी। अब कौन सी आगे और जानने वाली बात है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है पूरा उत्तरी विशाल मैदान, तो ये भारत का जो है सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जगह है, जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। ठीक है, ये आपको जानना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पे देखा जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, इन सब में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। एक जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रहते हैं, वही उस जगह का 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व माना जाता है। उसी तरीके से इसको नापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व नापने की क्या है, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वही उसका जनसंख्या घनत्व होता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। आपने जाना कि किस तरीके से बना है, किस तरीके से चीज़ें बटी हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब इनको जो शिवालिक से लेके और इनका जो है दक्षिण तक विस्तार है, तो वो किस तरीके से फैली हुई है, किस तरीके से मैदान का निर्माण हुआ। तो इनका वर्गीकरण अगर करवाता है तो 2 तरीके से इनका वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण की बात करें तो इनका 2 तरीके से वर्गीकरण होता है। अब वर्गीकरण 2 तरीके कौन से हो सकते हैं, तो पहला एक तो हो सकता है इसका भौगोलिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक एक होगा भौगोलिक वर्गीकरण, और दूसरा इसका जो होगा वो कौन सा होगा, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक वर्गीकरण और दूसरा होगा इनका प्रादेशिक वर्गीकरण। अब भौगोलिक में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनमें 4 प्रकार होते हैं बेसिकली इनके। तो एक तो भाबर, फिर होता है तराई, और फिर बांगर, और फिर होता है खादर। अब इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती हैं। इसके अलावा प्रादेशिक में हम पढ़ेंगे अभी ये सिंधु का मैदान,
सिंधु का मैदान, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बारे में जानेंगे। इसका दूसरा पार्ट है आपका कौन सा है, तो एक आपका ये आपका गंगा का मैदान हो जाएगा, तो गंगा का मैदान हो जाएगा। और तीसरे पार्ट में जानेंगे हम इसके बारे में कि ब्रह्मपुत्र का कौन से मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि जिन नदियों के द्वारा ये मैदान बन रहे हैं प्रादेशिक तरीके से, जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं उनके हिसाब से हम वर्गीकरण देखेंगे। फिर इसमें चीज़ें जानेंगे कि किस नदी से लेकर किस नदी के बीच में कौन सा मैदान के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद कौन सा जाना जाता है, उन सब के बारे में भी जानेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंधु से सतलज के बीच में, सतलज से काली नदी के बीच में, काली से तिस्ता के बीच में, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, इस तरीके से और मैदानों के नाम क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहले हम जानते हैं भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में कि ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, और फिर उसके बाद आपका जो मैदान आता है ये वाला, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी अपने जो भारत की भूमि का उसका। अब चूँकि ये शिवालिक है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं और नदियों के द्वारा जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है बजरी लेके आई जाती है। तो बजरी जो होती है क्या होता है कि पानी के द्वारा लाई जाती है, लेकिन क्या होता है वो लंबी दूरी तक नहीं ट्रेवल कर पाते, और जैसे जैसे उनका ढलान कम होता जाता है तो वो उसके ढलान के किनारे पे यानी कि गिरपदीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये स्थापित हो जाते हैं, यानी कि वहीं पे ये रुक जाते हैं और बाकी पानी जो है आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे यानी शिवालिक के दक्षिण में एक जो है भावर क्षेत्र बन जाता है, यानी कि जो बालू जो आपकी बजरी जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनसे एक क्षेत्र बनता है, उसको हम भावर क्षेत्र बोलते हैं, भावर क्षेत्र बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये बड़े बड़े थोड़े से पत्थर होते हैं, बजरी होती है, तो इसमें क्या होता है पानी दिखता नहीं है, तो क्या कहते हैं कि इसमें बोला जाता है कि जो नदियाँ होती हैं इसमें विलुप्त हो जाती हैं। तो एक अगर क्वेश्चन करता है कि कौन से क्षेत्र में जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन करता है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पे भावर क्षेत्र में जो है आपकी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ये आपको याद रखना। और लगभग इसकी चौड़ाई अगर आपसे करता है कि चौड़ाई कितनी होती है, तो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में ये क्षेत्र फैले होते हैं, भावर क्षेत्र। इसके बाद आगे बात करें तो ये हुआ पहला स्टेज आपका, यहाँ पे आपका शिवालिक हिमालय है, और फिर ये उसके दक्षिण का पार्ट हो गया। इसके दक्षिण में क्या होता है, इसके दक्षिण में क्या होता है कि आपका दूसरा क्षेत्र आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तराई क्षेत्र। तो यहाँ पर तराई क्षेत्र होता है, इसको मैं मिटाता हूँ 1 मिनट। तो इसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। अब ये क्षेत्र जो हुआ आपका कौन सा है, ये तराई क्षेत्र हो गया। इसमें क्या होता है कि आपकी नदियाँ दिखने लगती हैं, और दिखने की लगती हैं तो इस तरीके से ये पंख बनाती हैं, यानी कि जलोढ़ पंख, इसको एलुवियल फेन बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ अवसाद आते हैं थोड़े थोड़े से, तो इसलिए ये फ़ैन बनाती हैं, यहाँ जमा देती हैं, तो इस तरीके से नदियाँ निकलती हैं और फ़ैन का स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो इनको एलुवियल फेन या जलोढ़ पंख बोलते हैं। और यानी यहाँ पे जो है नदियाँ जो हैं तराई क्षेत्र में नदियाँ उभर कर सामने आती हैं, यानी नदियाँ बाहर दिखती हैं, नदियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो आपको ये जानने वाली बात है कि कहाँ पे गायब हुए हैं, तो भावर क्षेत्र में, और कहाँ दिखने लगती हैं, तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र में दिखने लगती हैं। एक और तराई क्षेत्र के बारे में जानने वाली बात आपके लिए है, तो यहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ उत्तराखंड में देखे जाते हैं, पाताल तोड़ कुएँ, तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में किया गया है, पाताल तोड़ कुएँ भी यहाँ पे देखे जाते हैं इस एरिया में। और कहाँ पे बेसिकली अगर राज्य पूछता है तो उत्तराखंड आप लिखेंगे, यूके, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। अब ये एरिया कितना है, चौड़ाई अगर इसकी पूछता है तो आप कितना लगाएंगे, 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में ये आपका तराई क्षेत्र देखा जाता है। ये तराई क्षेत्र क्या होता है आप जानते हैं, दलदली क्षेत्र, जहाँ पे गीली मिट्टी और पानी का भराव अक्सर देखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे गन्ने की कृषि होती है, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ भी इस एरिया में देखी जाती हैं। तो इसको अक्सर रहने की जगह अच्छा नहीं माना, रहने के स्तर पर अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके और दक्षिण में कौन सा एरिया पड़ेगा, तो बेसिकली जो आपका यूपी का एरिया है, और यूपी में भी कई एरिया हैं, जैसे आपका यूपी इधर ऐसे है मान लेते हैं, या मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर यूपी का, तो इस तरीके से आप मान के चलिए, और फिर यूपी इस तरीके से कुछ इस तरीके से चीज़ें यूपी की हो जाती हैं। तो यूपी किस तरीके से है, तो ये जो एरिया है यूपी का, ये जो एरिया है ये आपका हो जाता है तराई का। अब कुछ एरिया इसको मिला लें यहाँ से इस तरह, वो आपका भावर हो जाता है, इसके नीचे आपका तराई का क्षेत्र हो जाता है। और फिर जो इसके बाद का जो इधर यहाँ तक एरिया है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका बांगर एरिया हो जाएगा। ये इतना छोड़ दें तो बांगर, अब ये बांगर एरिया हो जाता है। इसके जो ईस्ट में होगा उसके बारे में बात करेंगे अभी, तो वो खादर एरिया हो जाता है। तो अब कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो हुआ तराई का क्षेत्र, इसके नीचे जो एरिया बनेगा वो आपका बांगर बनेगा। बांगर एरिया वो होते हैं जो जिनकी मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होती है या मिट्टी लाई जाती है नदियों के द्वारा, वो पुरानी मिट्टी हो जाती है,
और उनमें आपके चूना पत्थर की मात्रा देखी जाती है, तो वो पुरानी जलोढ़ जो होगी, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसको आप कौन सी बोलेंगे? बांगर। तो पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलेंगे। और खादर किसको बोलेंगे? जो नई होती है, जो हर साल बन रही है, जो नदियों के द्वारा लाई जा रही है, और उससे जो नई ज़मीन बनती है, जो मिट्टी बनती है, उसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है, उससे जो भूमि बनेगी, उसको हम बोलेंगे खादर भूमि। और जो पुरानी जलोढ़ से भूमि बनती है उसको बांगर भूमि बोलते हैं, बांगर एरिया बोलते हैं। तो ये 2 बात जानने वाली होगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि भाबर क्या है, दलदली तराई क्षेत्र जान लिया आपने, और उसके बाद आपने बांगर जाना और खादर जाना। तो खादर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे नदियाँ अपना अवसाद जो होती हैं, वो अवसाद यानी उनका भाव कम हो जाता है, अवसाद जो है वो निक्षेपण कर देती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा बिहार और ईस्ट यूपी और पश्चिम बंगाल के एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी का जब ढलान कम हो जाता है, उसका भाव कम हो जाता है, तो वो निक्षेपित करती रहती हैं। और काफ़ी नदियाँ हैं जो, जैसे कोसी नदी भी है, तो वो बिहार को में जो कई जगह पे अवसाद इकट्ठे करती रहती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। इसीलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो यही वजह है कि वहाँ पे जब ये नदियाँ कटाव के जरिए इधर उधर अपना मोड़ दूसरी तरफ कर लेती हैं, कभी इधर कर लेती हैं, तो वहाँ पे बाढ़ आने के चांस रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो अवसाद इकट्ठे होने की वजह से जो मिट्टी बनती है, तो वो नई मिट्टी कहलाती है, नवीन मिट्टी होती है, और उसी को हम कौन सा खादर नाम देते हैं। तो ये आपको जानने वाली बात है आपके लिए। इसमें बांगर में एक और बात आपको जाननी चाहिए कि इस मिट्टी को, यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी, उसको रेह मिट्टी भी बोलते हैं। तो रेह या कल्लर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए जानने वाली बात। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतम सिंचाई की वजह से, इस सिंचाई की वजह से सिंचाई अधिकतम होती है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर या जो चूने की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में, और इसी समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल करके इसको उर्वरक बनाया जाता है। तो आगे बात करते हैं कि प्रादेशिक आपके जो हैं प्रादेशिक वर्गीकरण कैसे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में, और प्रादेशिक वर्गीकरण को जानेंगे किस तरीके से चीज़ें इसमें होती हैं। तो पहली बात इसमें हम कर लेते हैं कि प्रादेशिक वर्गीकरण का जो हमने पहला पार्ट लिखा था, ये तो आपका हो गया प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण हुआ। इसमें जो पहला पार्ट था हमारा, जो था वो सिंधु का मैदान था। तो इसके बारे में जानेंगे, सिंधु के मैदान के बारे में, कि क्या क्या आपके जानने की चाहिए चीज़ें हैं और आपको किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बना सकता है। तो पहली बात आप में इसमें जान लीजिए कि इसके एक तरह से 3 क्षेत्र माने जाते हैं। एक तो इसका दोआब क्षेत्र देखते हैं हम, तो दोआब क्षेत्र के बारे में जानेंगे। फिर इसमें जानेंगे कि चो भूमि क्या होती है, चोस भूमि क्या होती है, तो इसको इंग्लिश में CHOS बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि मालवा का मैदान क्या है, तो ये भी सिंधु से संबंधित है, मालवा का मैदान। तो ये 3 चीज़ें आपको जानने वाली हैं इसमें। बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो करता है वो आपके दोआब से करता है, बाकी 2 ऐसे ही आपको जानने चाहिए कि और कैसे विभाजन है। तो इसके अलावा चोस मिट्टी या चोस भूमि कौन सी होगी, तो चोस भूमि कौन सी होती है, तो सतलज जो नदी है आपकी, सतलज नदी के द्वारा क्या होता है कि अवनलिका अपरदन होता है। अवनलिका अपरदन की वजह से क्या होता है, अपरदन होता है। अब अवनलिका अपरदन क्या होता है कि मान लीजिए एक खेत है, और खेत में क्या है, जब बारिश ज़्यादा होती है या भाव ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से एक गली सी बन जाती है, कट जाती है मिट्टी, और गली का एरोजन होता है, और गली इरोजन को ही हम क्या बोलते हैं, अवनलिका अपरदन बोलते हैं। तो गली टाइप का जो इरोजन हो जाता है, उसी को हम जो है आपका अवनलिका अपरदन बोलते हैं। तो इसी को चोस भूमि बोलती हैं। और दूसरा नाम इसका उत्कात भूमि या बैड लैंड भी बोलते हैं, यानी ख़राब हो जाती हैं तो बैड लैंड भी इनको बोलते हैं, तो उत्कात भूमि इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से जान लीजिए कि इस तरीके की जो मिट्टियाँ होती हैं, जो एरिया होते हैं, जो मैदान होते हैं, तो उसको उत्कात भूमि भी बोलते हैं। तो ये क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होती या ये खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं चोस भूमि ये है। इसके अलावा जो मालवा के बारे में जान लीजिए, इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, तो आपको ये जानना चाहिए कि मालवा का मैदान क्या है। तो सतलज नदी जो आपकी है, और एक वो नदी जो अभी विलुप्त हो चुकी है एक तरह से, लेकिन घग्गर जो पहले एक नदी हुआ करती थी, घग्गर नदी, उनके बीच में जो एक एरिया था, जो भूमि का पार्ट था, उसी को हम मालवा भूमि का नाम जानते थे। तो ये दोनों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दोआब के बारे में जानना है कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आपको पहली बात मैं बता दूं कि दोआब का मतलब क्या है, कि दो का मतलब दो, आप का मतलब क्षेत्र। तो 2 नदियों के बीच का जो होता है क्षेत्र होगा, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो 2 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को, उपजाऊ मैदान को
दोआब बोलते हैं। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि दोआब क्या है। अब चूँकि सिंधु का है तो सिंधु के दोआब कौन से बनेंगे उनको जान लेते हैं। तो पहली नदी तो आपकी सिंधु होगी। अब फिर इसकी सहायक नदियाँ लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके दोआब कौन से हैं। तो इसकी सहायक पहली होती है झेलम, फिर चिनाब, फिर आपकी होती है रावी, फिर होती है ब्यास और फिर होती है सतलज। तो इस तरीके से ये नदियाँ हैं। अब इनके दोआब क्षेत्र जान लेते हैं। तो इसका दोआब क्षेत्र कौन सा होगा, तो इसको बोलते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर इसके जो दोआब क्षेत्र होगा उसको सिंधु सागर बोला जाएगा। अब ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में देखा जाता है। इसके साथ ही झेलम और चिनाब के जो बीच का जो दोआब क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको चाज बोलते हैं। तो चाज दोआब बोलते हैं उसको चाज दोआब बोलते हैं। यानी चा का मतलब झा से झेलम और चा से चिनाब। तो इस तरीके से ये भी पाकिस्तान में आपका अभी के हिसाब से पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात करते हैं चिनाब और रावी के बीच में जो आपका दोआब बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा आपका रचना। तो रचना दोआब बनेगा। अब रचना का क्या मतलब है, तो राफ और रावी और आपका कौन सा होगा, चफ और चिनाब। तो रावी और चिनाब जो आपकी है वो दोआब रचना नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पाकिस्तान और भारत दोनों में पड़ता है। तो एक तरह से ये भी पाकिस्तान में मान के चलिए इसको। ये तीनों आपके कौन से हैं, पाकिस्तान में हैं। अब रावी और ब्यास को बात कर लेते हैं। तो रावी और ब्यास के जो बीच का है उसको हम बारी बोलते हैं। अब बारी का मतलब क्या है, रावी, और इसका मतलब ब्यास। तो ये दोआब जो है आपका बारी दोआब हो जाता है। अब ये आपका भारत में है। और वहीं सतलज और ब्यास के बीच का जो बात करें तो इसको बोलते हैं आपका बिस्त। बिस्त का मतलब सतलज और बी मतलब ब्यास। तो दोआब जो बनेगा आपका वो आपका बिस्त दोआब बनेगा। ये भी आपका कहाँ पे पड़ेगा, भारत में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये है। अब स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में कोशिश करता हूँ बना के आपको दिखाऊं कि ये मान लीजिए ये आपकी नदी इस तरीके से बह रही है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इस तरीके से आपके अरब सागर में जाके कराची के पास में जाके मिल जाती है। अब इनके बीच में कौन से दोआब है वो जान लेते हैं। तो पहली आपकी झेलम नदी थी। तो झेलम नदी मान लेते हैं इस तरीके से आपकी जो बह रही है श्रीनगर से, इस तरीके से। उसके बाद आपकी कौन सी नदी आती है, तो चिनाब आती है। तो चिनाब नदी को इस तरीके से ले आते हैं और चिनाब नदी इसकी सहायक में झेलम में मिल जाती है। और फिर उसके बाद रावी नदी आती है। तो इस तरीके से रावी नदी आ रही है और ये भी आपकी इधर मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं इसकी, इधर से सतलज नदी आती है और सतलज यहाँ मिल जाती है। और फिर इसमें एक ब्यास नदी है वो भी इसमें मिल जाती है। तो इस तरीके से ये एरिया बनते हैं। अब ये सारी नदियाँ हो गई, ये सिंधु हो गई, ये सिंधु, ये झेलम, ये आपकी चिनाब, ये आपकी रावी, ये आपकी ब्यास और ये आपकी सतलज। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से दोआब कैसे बनेंगे। तो देखिए अब इनके जो बीच का क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, सिंधु सागर, जिसकी हमने पहले बात की। तो ये एक नंबर पे आपका सिंधु सागर हो गया। फिर हमने दूसरी बात की कि झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, तो जो ये क्षेत्र बनेगा दूसरा नंबर, ये एक नंबर हो गया। तो ये आपका मैंने बात की चाज वाला, तो ये दूसरा नंबर हो गया। और फिर इनके जो बीच में बनेगा चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र बनेगा वो आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी वो रचना हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे आपका कौन सा होगा, 4 नंबर पे आपका बारी होगा। तो बारी मतलब ब्यास और रावी, तो इनके जो बीच का क्षेत्र बनेगा वो ये बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा वो आपका बिस्त बनेगा, तो ये 5 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैप के जरिए भी, और ये आपकी नदी आगे जाके इसमें मिल जाती है। तो फिर ये इसमें मिल जाती है अरब सागर में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है कि सारे दोआब इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें गंगा के मैदान के बारे में। तो गंगा के मैदान की चीज़ें जान लेते हैं। गंगा का मैदान, अब गंगा का मैदान जान लेते हैं कि किस तरीके से है। तो गंगा के मैदान को आप कई विभाजों में, ये तो पहली बात इसके बारे में जान लीजिए कि सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। पहली बात इसके बारे में आपको जाननी चाहिए, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है ये, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। और दूसरी बात इसमें जानने वाली है कि ये जो है 3 भागों में विभाजित है। तो पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा आपका इसमें आएगा, वो आएगा निम्न गंगा का मैदान। तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। ये 3 भागों में ये विभाजित है।
तो हम पहले एक एक करके बात करेंगे तीनों पे। तो तीनों पे एक एक करके बात कर रहे हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर में पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन से की बात करने वाले हम। एक तो आपका ये मान लीजिए गंगा नदी आपकी बह रही है, फिर इसमें यमुना मिलती है। तो अब देखिए कि ये जो जगह है, ये वाला मैदान है, वो है आपका ऊपरी वाला। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बीच वाले की, तो ये मध्य वाला हो जाएगा, ये ऊपरी वाला हो गया। और फिर जो एरिया की नीचे वाली बात करेंगे तो निम्न गंगा का मैदान इधर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया निम्न गंगा का मैदान। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं एक करके, तो आप देखते रहिए। तो इसमें जो ऊपरी गंगा का मैदान है, वो पहली बात आपको जानने वाली है कि ये कौन सी जगह पड़ती है। तो ये आपका पूर्वी राजस्थान पड़ता है, पूर्वी राजस्थान, और आपका पश्चिमी यूपी जो एरिया है वो आपके ऊपरी गंगा के मैदान में पड़ता है। ये वाला जो एरिया है वो इनमें पड़ते हैं। तो पहली बात कि ये यहाँ पे जो मैदान बनेगा वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, वो आपको जानने वाले हैं। तो इन यहाँ पे जो मैदान बनते हैं या मिट्टी बनती है, जो मैदान है, उनको मूर या भूड़ बोलते हैं। तो ये भूड़ के मैदान होते हैं, यानी इसमें कंकड़ पत्थर होंगे, इसमें आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे मिट्टी में। तो एक तरीके से क्या होता है, इसमें अशुद्ध कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। उसमें मिट्टी में आपको अशुद्ध कैल्शियम की मात्राएँ, गांठें मिलेंगी, अशुद्ध कैल्शियम की गांठें देखी जाएंगी, ग्रंथियाँ जिसको बोलते हैं, गांठें, इसमें गांठें देखने को मिलती हैं मिट्टी में। तो इसमें एक जानने वाली बात है। और भूड़ वाला जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक तरह से पवनें, जो हवाएं चलती हैं, तो पवनों द्वारा जो क्या होता है कि पवनों द्वारा जो निक्षेपित मृदा होती है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसको भूर या मूर मृदा बोलते हैं। पवनों द्वारा ये लाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें मिट्टी में कंकड़ पत्थर या अशुद्ध कैल्शियम की गांठें देखी जाती हैं। इसके साथ ही वेस्ट यूपी में आप जानते हैं कि नदियों के द्वारा भी अवनलिका अपर्दन किया जाता है। अवनलिका अपर्दन इसमें किया जाता है। तो क्या होता है अवनलिका अपर्दन से, जो मैं अभी बात कर रहा था कि भूमि खराब हो जाती है और बेड लैंड बन जाती है, बेड लैंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्या होता है, इसी को हम उत्खात भूमि बोलते हैं, यानी ये उपजाऊ नहीं रहती है, ख़राब हो जाती है, तो उत्खात भूमि बोलते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आप वेस्ट यूपी और राजस्थान में देखने को मिलेंगे आपको। तो इस तरीके की इस एरिया में जो ऊपरी गंगा का मैदान है, उसमें आपको ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी मृदा की। इसके बाद मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं। तो मध्य गंगा का मैदान कई भागों में बटा हुआ है, तो उसको बात करते हैं। तो मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं। मध्य का मैदान, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य के मैदान में क्या क्या है, तो ये कई भागों में बटा हुआ है। पहली बात मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें कई भागों में बटा हुआ है। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे ये विभाजित है। तो पहली बात इसमें जान लीजिए कि पश्चिमी जो यूपी है, उसका जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको रोहेलखंड बोलते हैं। तो रोहेलखंड इसको बोलते हैं, यानी रोहेलखंड का मैदान होता है ये, रोहेलखंड का मैदान। इसको मैं मैप के जरिए बताऊंगा, पहले आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वहीं ये लखनऊ के आसपास का जो एरिया होता है, जो लखनऊ के आसपास का मैदान है, उसको अवध का मैदान बोलते हैं। ये सारे किसके, मध्य गंगा के मैदान है, तो अवध का मैदान बोलते हैं इसको अवध का मैदान बोलते हैं। वहीं पे अगर देखें तो गंगा के ऊपर बिहार में क्या होता है, जो गंगा के ऊपर बिहार का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, बिहार में इसको बोलते हैं क्या, मिथिला का मैदान। क्या बोलते हैं, मिथिला का मैदान, इसको बोलते हैं मिथिला का मैदान। इसके बाद गंगा के जो नीचे का एरिया है, और बिहार में गंगा के नीचे, बिहार में इसको क्या बोलेंगे, तो बिहार में क्या बोलेंगे इसको, एक तो मगध का मैदान, जिसके बारे में मैं अभी दूसरी जीएसजी के क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके मैं बताया हुआ है कि मगध का मैदान, और मगध के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मगध के बारे में किस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद इसके बारे में एक और मध्य गंगा का भाग है, वो आप जान लीजिए एक दो। तो पहला कोसी और महानंदा के मध्य का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बारिंद का मैदान बोलते हैं। तो बारिंद का मैदान बोलते हैं इसको। और ये सारे मैदान जो हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोले जा रहे हैं, लेकिन है सारे किसके, तो ये मध्य गंगा के मैदान के नाम है। इसके साथ लास्ट बचता है तो आपका दामोदर व स्वर्ण रेखा के मध्य का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रार का मैदान बोलते हैं। तो ये आपके लिए कुछ जानने वाली बात थी मध्य गंगा के बारे में। अब इसको मैप के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ें हुई हैं। तो मैप के जरिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपका ये आपका गंगा जा रही है, और आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ये गोमती नदी। फिर उसके बाद आपकी इधर कोसी नदी है, ये कोसी, ये आपकी है गोमती,
और इधर आपकी नदी है ये, जिसको महानंदा बोलते हैं। तो इस तरीके से नदियाँ हैं। नीचे आपको पता है कि ये हुगली नदी इधर जाती है, बढ़ जाती है जब गंगा, तो हुगली नदी हो जाती है। तो हुगली नदी इधर हो जाती है। नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा मैप के साथ पढ़ेंगे, तो अब तक के लिए आप हल्का सा समझें। इस तरीके से गंगा है ये, और इस तरीके से बढ़ती है। तो इसके पीछे का जो एरिया है उसके बारे में हमने बात की कि आपका रोहिलखंड, जो ये आपका रोहिलखंड है। इसके बाद ये जो एरिया है आपका, ये लखनऊ वाला एरिया, अवध वाला, इसके बारे में बात की हमने अभी। फिर आपका ये इधर जो एरिया है बिहार के ऊपर वाला, गंगा का मैदान वाला, तो मिथिला वाला बात की हमने, तो मिथिला का मैदान। इसके नीचे की बात की हमने, तो इसके बारे में बात की, तो ये मगध का मैदान है। और फिर इसके साथ ही इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र की बात की थी हमने, तो वो आपका कौन सा था, बारिंद का मैदान था। ये बारिंद का मैदान था। और फिर इसके बाद हमने बात की थी सोन नदी और दामोदर के बीच में, तो स्वर्ण रेखा के बीच में। तो आपको पता है कि इस तरीके से दामोदर इसमें मिल जाती है, तो ये दामोदर, तो दामोदर नदी है। और स्वर्ण रेखा जो है वो इस तरीके से ऐसे बहती है, इसमें मिलती है, तो ये होगी स्वर्ण रेखा। ये आपकी स्वर्ण रेखा है। अब इनके जो बीच का क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, तो ये रार का मैदान है, जिसके बारे में हमने बात की। तो इस तरीके से आप ये समझ रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसी में। ये तो वैसे आज पेज ख़त्म हो गए थे, लेकिन आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि निम्न गंगा के मैदान के बारे में। तो आज हम ख़त्म कर ही लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे कल से। तो निम्न गंगा का मैदान, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो निम्न गंगा के मैदान के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए वो आप जान लीजिए। कि पहली बात तो ये, निम्न गंगा का मैदान वहाँ जहाँ नदियाँ अपना जो है जो अपना समुद्र में मिलती हैं, वो एरिया आपका निम्न गंगा का मैदान होता है। तो पश्चिम बंगाल जब बे ऑफ बंगाल में जब गंगा नदी मिलती है इस तरीके से, और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो उस जब मिलती है तो ये एरिया जो है आपका निम्न गंगा का मैदान कहलाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जो अवसाद लाती हैं छोड़ देती हैं, तो इससे कई स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। तो कई स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे, और कई स्ट्रक्चर बनते हैं, उनका क्या बोला जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछते, पर आप जान लीजिए कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर भी यहाँ बन जाते हैं। तो पहली बात, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं बड़े बड़े से, उनको हम चार बोलते हैं, CHAR। वहीं पे ये जो बालू टाइप का है इसको बोलते हैं बील। तो बस काफ़ी कुछ नहीं है इसके बारे में। और ये डेल्टा बनाते हैं। ये जो यहाँ पे निम्न गंगा के मैदान है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, तो एक तरीके से ये डेल्टा है। अब डेल्टा क्या चीज़ है, तो हेरोडोटस द्वारा, जो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उन्होंने सबसे पहले नील नदी का जो मुहाना था वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसी के ये जो डेल्टा के बारे में बात की थी। इन्होंने यही बताया था कि नदियाँ जो होती हैं, जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, और वो जब मुहाने पर छोड़ देती हैं समुद्र के पास मिलने से पहले, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। जैसे ये यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में ये स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, पानी का बहाव हो जाता है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो संरचना बनती है, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। एक और इसमें बात करते हैं, जो लास्ट हमारा बचता है, असम का मैदान। तो असम का या ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसके बारे में बात की थी हमने। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में भी चीज़ें जान लेते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या क्या जानने वाली बात है, तो पहली बात ये कि इसका जो निचला एरिया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का, जो असम का और ये ब्रह्मपुत्र जहाँ असम से बहती है, तो उसका निचला मैदान जो है, ये निचला मैदान जो है वो बाढ़ प्रभावित है। तो यहाँ पे ही आपने देखा होगा कि काजीरंगा जो है, जो नेशनल पार्क है, उसमें बाढ़ देखी जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है। और पूरे निचले असम के एरिया में बाढ़ देखी जाती है, तो बाढ़ प्रभावित एरिया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मिट्टी होती है, यहाँ से जो मिट्टी बनती है, तो वो धान और जूट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो धान और जूट के लिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो अच्छी मानी जाती है यहाँ पे कृषि के लिए। तो इन दोनों की जो कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है टर्सरी पीरियड में जो खनिज मिलते थे, तो टर्सरी जो चट्टानें हैं, ये टर्सरी चट्टानों में यहाँ पे क्या है, कई खनिजों की प्राप्ति होती है। तो खनिज की या जीवाश्म खनिज की प्राप्ति होती है। तो यहीं से आपको पता होगा कि जीवाश्म खनिज मिले हैं, यानी कि यहीं से पेट्रोल, सबसे पहले डिगबोई से ही हमें इसके साक्ष्य मिले थे कि यहाँ पे इस तरीके के खनिज भी हैं। तो डिगबोई और कई सारी जगह भी यहाँ पे असम में खोजी गई हैं, जिसमें हमें पेट्रोल डीजल के बारे में पता चला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में क्या क्या चीज़ें जानने को। एक तो पहले धान और जूट के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर कुछ जो टर्सरी पीरियड की चट्टानें थी, उसमें जीवाश्म खनिज भी हमें देखने को मिलते हैं। आपकी समझदारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि डेल्टा के बारे में जो मैं बता रहा था, उसमें आपको पता ही है कि डेल्टा जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है,
सुंदरवन का डेल्टा है वो फेमस डेल्टा है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो होती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, वो दोनों मिलकर इस डेल्टे का निर्माण करती हैं, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो इधर बांग्लादेश है और इधर भारत है, दोनों के मध्य जो है ये फैला हुआ है। दूसरी बात, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो 1987 में क्या किया गया, सुंदरवन डेल्टा को यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया। तो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत घोषित कर दिया गया कब, 1987 में। तो ये आपके लिए जानने वाली बात थी कि हमारा सुंदरवन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो हमारा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल से हम फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो गया है, जो उत्तरी विशाल मैदान था, और हमने पूर्वांचल भी कर लिया है। तो कल हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे और सारी चीज़ जानेंगे इसके बारे में, जो जो चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, वो भी अपने देखते हैं और उनकी भी नॉलेज बढ़े, वो देखें, वो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। और लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।